थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती मसाला। शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और आज शो की शुरुआत करेंगे पूरे देश में किस तरह से सोमनाथ का नाम गूंजा, सोमनाथ से क्या संदेश आया, इस खबर के साथ। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेकम किया गया। पीएम मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने शिव आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पीएम ने यह भी बताया कि 11 मई का दिन खास क्यों है। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। ये इतिहास, आस्था, संस्कृति और भारत की आत्मा का उत्सव है। ये दृश्य बेहद विहंगम है, अद्भुत है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेकम किया गया। 5 फुट ऊंचे एक पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। इस मौके को खास बनाने के लिए एयरफोर्स के विमानों ने शानदार हवाई करतब दिखाए। दुनिया ने आकाश में भारत की शक्ति देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य पूजा की और उस धरोहर को नमन किया जिसे इतिहास में आक्रांताओं ने कई बार लूटा, कई बार तोड़ा, लेकिन झुकाया नहीं जा सका। कई बार कोशिश हुई लेकिन मिटाया नहीं जा सका। हर बीतते पल के साथ सोमनाथ गर्व के साथ खड़ा रहा। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। ये मंदिर आज गवाही देता है कि सनातन मिटता नहीं और भारत झुकता नहीं। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि सोमनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत 1947 में सिर्फ आजाद नहीं हुआ बल्कि अपने प्राचीन गौरव को हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को
पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। सोमनाथ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना है। ये असत्य पर सत्य की जीत है, विनाश में सृजन का केंद्र है। मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। सोमनाथ का ये 75वां पुनर्निर्माण उत्सव 11 मई को हुआ। ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन दुनिया ने भारत की शक्ति देखी थी, भारत की क्षमता को दुनिया ने देखा था। पीएम मोदी ने बताया कि दुनिया ने देखा है कि हम किसी और मिट्टी के बने हैं। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना हमारी परंपरा रही है। शिव भी खुद शक्ति के साथ पूर्ण होते हैं। जब चंद्रयान मिशन सफल हुआ और रोवर जिस जगह लैंड हुआ, उसका नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से और शिव शक्ति से जुड़े हैं। इसलिए चंद्रमा के नाम से ही इस शिवलिंग को सोमनाथ कहते हैं। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का पगड़ी और खेस के साथ स्वागत किया। साथ ही उन्हें सोमनाथ मंदिर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। पीएम ने एक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिसके नाम में ही सोम हो, उसे कौन नष्ट कर सकता है। जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। सोमनाथ से अदिति राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोग पेट्रोलियम उत्पादों का समझदारी से इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की। एक सवाल सबके जहन में उठ रहा है और वो ये है कि क्या फिर से कोरोना काल जैसी इमरजेंसी आने वाली है। ये चर्चा इसलिए भी तेजी से उठ रही है क्योंकि पीएम ने रविवार को देश के नागरिकों से एक अहम अपील की है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों से खर्च में कटौती के उपाय अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईंधन की बचत पर ध्यान दें। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को अपनाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान हमें ऑनलाइन मीटिंग्स की आदत हो गई थी, वो आदतें हमें फिर से अपनानी चाहिए। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से ये भी अपील की कि अगले 1 साल तक विदेश जाने की योजना को स्थगित करें। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की इस अपील पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पे तीखा हमला बोला और लिखा कि ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले।
देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम की बस की बात नहीं। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस अपील को पैनिक की स्थिति बताते हुए केंद्र सरकार की विफलता करार दिया है। ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त, तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम के अपील का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष को राजनीति से बाज आना चाहिए। राहुल गांधी एक शब्द पकड़कर उसको तोते की तरह बोलने लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना वो बंद करें। देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब वो देश के लिए अपील की हो उसका भी विरोध करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सरकार की आर्थिक विफलता का सबूत बता रहा है, वहीं सरकार इसे नेशन फर्स्ट के कर्तव्य के रूप में पेश कर रही है ताकि ईरान युद्ध के दौरान वैश्विक संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी ने ये अपील देश के नागरिकों से की है, इसीलिए जाहिर है इसका असर जनता पर पड़ेगा। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और कारोबारी इसे किस तरह से देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देश की जनता से पीएम मोदी की अपील की हर तरफ चर्चा हो रही है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस अपील के समर्थन में खड़े हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, तो कुछ संतुलित बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने पीएम मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय हित और विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लोग पूरी तरह से सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो आभूषण उद्योग से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार पर गंभीर संकट आ सकता है। को बंद करना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये 5000 साल पुरानी इंडस्ट्री है। करीब 3 से 4 करोड़ लोग डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट हो सकता है और एक बड़ा मुद्दा, अगर 1 साल तक के अगर ज्वेलरी खरीदना अगर कोई बंद कर देता तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा फिगर सामने आ सकता है। राजेश रोकड़े ने कहा कि पीएम की अपील संभवतः उन लोगों के लिए है जो निवेश के उद्देश्य से सोना या बुलियन खरीदते हैं, लेकिन सोना भारतीय संस्कृति और परंपरा का गहरा हिस्सा है जिसे पूरी तरह रोकना मुश्किल है। मैं भी यही कहूंगा कि अनावश्यक सोना खरीदना योग्य नहीं है बुलियन फॉर्म में, लेकिन अगर किसी के यहाँ ज्वेलरी, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है या शादी है तो निश्चित तौर पे हमारे संस्कृति में सोना है, हमारे धर्म में भी सोना है। वाराणसी में लोगों ने पीएम के इस संदेश का स्वागत किया है और कहा है कि देश हित के लिए उनकी इस अपील को सभी नागरिकों को अपनाना चाहिए। जब गोल्ड जब महंगा है तो क्या जरूरत खरीदने की, वही बहुत जरूरत है शादी विवाह में तो भी तब उनको दीजिए, अदरवाइज उसका आप उनको एफडी कर दीजिए पैसे का। अभी गोल्ड महंगा है, गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए और बचा के रखिए। और आइए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आज ताबड़तोड़ 6 बड़े फैसले लिए गए। इनमें आयुष्मान भारत योजना लागू करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही बीएसएफ को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें शुभेंदु अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर भगवा कपड़ा डाला हुआ है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে। बंगाल की शुभेंदु सरकार एक्शन में है। 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और 11 मई को शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग की। पहली ही बैठक में 6 बड़े फैसले ले लिए गए। जो फैसले लिए गए वो आपको बताते हैं। बीएसएफ को जमीन देना, आयुष्मान भारत योजना लागू करना, शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान, नई भर्ती प्रक्रिया, पीएनएस के तहत नए कानून का लागू होना और केंद्रीय प्रशिक्षण और जनगण आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति दी जाए।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शुभेंदु ने साफ कहा कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये काम 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। एक और बड़ा फैसला जो इस कैबिनेट बैठक में लिया गया वो है राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करना। राज्य में पिछली ममता सरकार ने ये योजना लागू नहीं की। ममता बनर्जी का कहना था कि उनकी स्वास्थ्य साथी योजना आयुष्मान भारत से बेहतर है और इसमें 100% आबादी कवर होती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इन दो बड़े फैसलों के अलावा कुछ और फैसले लिए गए। इनमें एक है शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान। बीजेपी सरकार के गठन के संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्याय दिलाने और उन्हें सम्मानित करने का वादा किया गया है। इसके अलावा नई भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य में 2015 से रुकी हुई सरकारी भर्तियों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बंगाल में अब नए कानून लागू होंगे। बंगाल में अब सभी मामले नए कानून यानी बीएनएस के तहत दर्ज किए जाएंगे, जो पहले पूरी तरह लागू नहीं थे। केंद्रीय प्रशिक्षण और जनगणना पर भी फैसला लिया गया है। नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण और तैनाती के लिए जाने की अनुमति दी गई है, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था। इसके साथ ही राज्य में जनगणना का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था। खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग। आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कुल 5 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इन सभी मंत्रियों ने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री के साथ ही राजभवन में शपथ ली थी। वैसे इस बीच शुभेंदु अधिकारी की भगवा कुर्सी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चर्चा का विषय बनी हुई है। 11 मई 2026 को हुई पहली कैबिनेट बैठक के दौरान शुभेंदु अधिकारी इसी कुर्सी पर बैठे नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे कहां चला बुलडोजर। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पहले 900 किलोमीटर दूर राजस्थान से मध्य प्रदेश बुलाया, फिर पुराने प्रेमी संग मिलकर नए बॉयफ्रेंड को मार डाला। ये खौफनाक कहानी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हैरान करने वाली खबर आई है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत बेहद खौफनाक वारदात में तब्दील हुआ। नरसिंहपुर जिले में रहने वाली एक महिला ने अपने पुराने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। 900 किलोमीटर दूर प्रेमी को बुलाया,
एक प्रेमी संग मिलकर दूसरे प्रेमी को मारा, बेसबॉल बैट से पीटा, हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपकाया, गहरी खाई में फेंकी लाश। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंजाम इतना भयानक कि सोचना भी मुश्किल। सोशल मीडिया पर प्रेम कहानी शुरू हुई, फिर प्रेमी की लाश मिली। इन सब के पीछे आरोप है रीना नाम की इस महिला पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। जो जानकारी आ रही है वो आपको बताते हैं। मृतक वीरू जाट राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला था, जबकि आरोपी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा की रहने वाली है। पुलिस जांच में सामने आया कि रीना किरार को सोशल मीडिया पर रील बनाने और तस्वीरें पोस्ट करने का बेहद शौक है। करीब 3 साल पहले वीरू जाट ने उसकी तस्वीरों पर लगातार लाइक और कमेंट करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि वीरू रीना से मिलने बार बार राजस्थान से मध्य प्रदेश के साईखेड़ा आने लगा, लेकिन रीना का पूर्व प्रेमी अरुण इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सामने आ रहा है कि अरुण रीना का रिश्तेदार भी है। वो उसके घर के खर्चे तक उठाता था। रीना को महंगी एसयूवी और सोने के जेवर तक उसी ने दिलाए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले हत्या की, फिर घर में फैला खून साफ किया, शव के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाया, बोरी में पैक कर करीब 200 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में 40 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ये सब इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो। इस केस का खुलासा तब होना शुरू हुआ जब रायसेन के बाड़ी थाना क्षेत्र में 7 मई को नागिन मोड़ सिरवारा ब्रिज के नीचे सड़ी गली लाश मिली थी। शव की पहचान नहीं होने से मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन चुका था, लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस को केवल एक थैला मिला जिसमें जूते, कंघी और एक बच्चे की होमवर्क नोटबुक बरामद हुई। यही नोटबुक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक कॉपी मिली जिस पर कुछ हस्ताक्षर बने हुए थे। इन्हीं हस्ताक्षरों को आधार बनाकर पुलिस ने जांच की कड़ियां जोड़ी। पुलिस उस घर तक पहुंची जहां ये कॉपी इस्तेमाल होती थी। जांच में घर कई दिनों से बंद मिला, जिससे शक और गहरा गया। ये सामने आया कि 29 अप्रैल को मास्टरमाइंड रीना किरार ने वीरू को मिलने के बहाने घर बुलाया था, जहां पहले से मौजूद आरोपियों ने बेसबॉल बैट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर XUV 700 गाड़ी से नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। वारदात के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके। मुख्य कारण जो है वो लव ट्रायंगल है, प्रेम प्रसंग है, जिसमें कि जो महिला है उसके एक प्रेमी को दूसरे जो प्रेमी है आपस में मिल करके इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। सर, मैं आपको महत्वपूर्ण जो क्लू मिला है उसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्लू था वो जैसा मैंने बताया, वो जो घटनास्थल पे एक नोटबुक मिली थी वह है। उस नोटबुक के माध्यम से ही पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया कि ये मृतक कौन हो सकता है और किस प्रकार से जो है साईखेड़ा नरसिंहपुर में वह कहाँ पे निवासरत हो सकता है। जब इस चीज से ये क्लू मिला, उसी के बाद में आगे कड़ी से कड़ी जो है वो पुलिस ने जोड़ी। पुलिस ने मामले में रीना किरार, अरुण पटेल, हरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बेसबॉल बैट, XUV 700 गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 2 आरोपी उज्जैन से और 2 साईखेड़ा से पकड़े गए हैं। यह हत्याकांड बेहद शातिराना ढंग से किया गया था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छोटा दिखाने के लिए दबाकर पैक किया, फिर शव को XUV 700 की डिक्की में रखकर रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र लाया गया। यहाँ ब्रिज से उसे खाई में फेंक दिया गया ताकि मामला दूसरे जिले का लगे और पुलिस गुमराह हो जाए, लेकिन राज खुल गया। मध्य प्रदेश के रायसेन से पवन सिलावट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए डिजिटल सबूतों, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों का सहारा लिया। मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और राज मिश्रा, ये 3 आरोपी हैं जिन्हें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के बलिया से हुई। देखिए, जो पूरा मामला है वो अनुसंधान अंतर्गत है। इसके अंतर्गत में ही जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है
और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध में हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया है। 6 मई को उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्या से पहले इलाके की टोह ली गई थी। चंद्रनाथ रथ के आने जाने के रास्ते और समय का भी ठीक से पता किया गया था। वारदात के दौरान हत्यारों ने अपनी पहचान छुपाने की काफी कोशिशें की थी। यही वजह है कि जांच टीमों ने उन्हें पकड़ने के लिए डिजिटल सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों का सहारा लिया। टेक्निकल सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर एसआईटी की टीमें उत्तर प्रदेश और बिहार भेजी गईं। 6 मई की रात मध्यम ग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ की हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी वीडियो। बारिश के कारण इलाका आम दिनों से ज्यादा सुनसान हो चुका था। सीसीटीवी में चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गुजरती दिखी और उसके पीछे बाइक पर बैठे कुछ संदिग्ध। हत्यारों ने चंद्रनाथ रथ के घर से 50 मीटर पहले ही एक कार निसान माइक्रा से स्कॉर्पियो को रोक दिया। फिर काफी करीब से चंद्रनाथ को गोली मारकर हत्यारे फरार हो गए। इस मामले में पुलिस को एक अहम सुराग हत्या में इस्तेमाल इस कार से ही लगा। जांच के दौरान पता चला कि इस कार ने हत्या से ठीक पहले करीब का बाली टोल प्लाजा पार किया था। गाड़ी में बैठे एक शख्स ने यूपीआई के जरिए टोल का भुगतान किया था। उसी डिजिटल पेमेंट के आधार पर जांच टीमों ने मोबाइल नंबर का पता किया और फिर उस आधार पर एक संदिग्ध की पहचान हो गई। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस शुरू हुआ और जांच टीम बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। जांच टीमें अब गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीरों का सीसीटीवी तस्वीरों और टोल प्लाजा में कार में बैठे लोगों की तस्वीरों से मिलान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नासिक टीसीएस से जुड़े मामले में आरोपी निदा खान को पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया गया था। कोर्ट ने फिलहाल निदा खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही इस मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ये सामने आया है कि निदा ने ब्रेन वॉश के लिए 171 धार्मिक लिंक्स भेजे थे। निदा के फोन से और भी राज खुलने की संभावना है। ब्रेन वॉश के लिए 171 लिंक्स, एआईएमआईएम पार्षद से पैसों की मदद, सामने आए बड़े खुलासे, टीसीएस केस में निदा खोलेगी राज। टीसीएस मामले में निदा खान के बारे में पुलिस को पता चला है कि उसने पीड़ित को धर्म से जुड़ी 171 अलग अलग लिंक्स भेजे थे। इन वीडियो और लिंक्स के माध्यम से निदा उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी। धार्मिक वीडियो और निरंतर दी जा रही शिक्षा के जरिए पीड़ित की विचारधारा और विश्वास को बदलने का प्रयास किया गया। पुलिस कस्टडी के दौरान जांच टीम निदा खान को उसके घर और टीसीएस कंपनी ले गई थी, जहां घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए स्पॉट पंचनामा किया गया। 4 दिन की गहन पूछताछ और जांच के बाद इस तरह के खुलासे सामने आए। पुलिस जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि आरोपी निदा खान ने पीड़ित युवती का मन परिवर्तन करने, धार्मिक रूप से प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रयास किए थे। निदा खान पीड़ित के घर जाकर धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान करती थी। निदा पर आरोप है कि उसने पीड़ित को अपने धर्म की शिक्षा दी, अपने धर्म की प्रार्थनाएं करवाईं और उसे विशेष धार्मिक पोशाक पहनने के लिए भी मजबूर किया। एसआईटी इन सभी सबूतों और डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार पर निदा खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस रही है। उन मददगारों की तलाश कर रही है जिन्होंने निदा की फरारी के दौरान उसकी मदद की थी। निदा खान का मोबाइल फोन क्लोनिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि निदा की तरफ से डिलीट किए गए मैसेज, वीडियो और कॉन्टैक्ट नंबर्स को रिकवर करने के बाद कई बड़े राज सामने आएंगे। निदा 1 महीने तक कहां-कहां छिपी थी, ये सब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को संदेह है कि एआईएमआईएम पार्षद मतीन मजीद पटेल ने अपने लोगों के जरिए निदा खान को घर चलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई थी। निदा और उसके परिवार से इस बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है और फरारी के दौरान उन्हें किन किन लोगों ने और किस स्वरूप में मदद पहुंचाई। लैब से मोबाइल रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कई रसूखदार चेहरों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। राहुल वाघ और पूजा भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला